मार्वल की लेटेस्ट रिलीज थॉर लव एंड थंडर में भर भर के ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स और एमसीयू के रेफरेंसेस है। ताइका वाइटिटी के डायरेक्शन में बनी ये मूवी क्रिस हेम्सवर्थ की एमसीयू में 4th सोलो मूवी है और साथ ही मूवी की स्टोरी मार्वल कॉमिक्स से भी इंस्पायर्ड है, जहां हमें दिखती है द माइटी थॉर और विलन के रूप में गॉर द गॉड बचर। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो इस मूवी को एमसीयू के फ्यूचर मूवी प्रोजेक्ट्स और साथ ही डिज्नी प्लस के शोज के साथ भी लिंक करती है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा थॉर लव एंड थंडर का कंप्लीट ब्रेकडाउन और साथ ही ढूंढने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और एमसीयू के रेफरेंसेस। और एज यूजुअल स्पॉइलर वार्निंग गाइस, क्योंकि इस वीडियो में जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी शुरू होती है गॉर पे, जो अपने डिस्ट्रॉय हो चुके प्लेनेट पे अपनी बेटी के साथ रिसोर्सेज की तलाश में दिखता है। उसके प्लेनेट के सभी लोग मर चुके हैं रिसोर्सेज के शॉर्टेज की वजह से और उसकी फैमिली की लास्ट मेंबर, उसकी बेटी भी उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है। मार्वल कॉमिक्स का पॉपुलर विलन गॉर द गॉड बचर 2013 की कॉमिक्स थॉर गॉड ऑफ थंडर से इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉमिक्स की स्टोरी में भी गॉर के प्लेनेट के सभी लोग इंक्लूडिंग उसकी फैमिली रिसोर्सेज के शॉर्टेज की वजह से मर गए थे और गॉर को ये विश्वास हो गया था कि गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जब उसे गॉड्स के एग्जिस्टेंस का पता चला तब उसने ठान लिया सभी गॉड्स को खत्म करने का। अब मूवी में गॉर की बेटी के मरने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बुलाती है एक ओसिस की तरफ, जहाँ पे सभी रिसोर्सेज, फूड और वाटर दिखता है। यहीं पर गॉर मिलता है उसके प्लेनेट के गॉड रापू से और यहीं पर हमें पड़ी दिखती है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जिसके यूज से कोई रापू को मारने आया था लेकिन रापू ने ही उसे मार दिया। अब मार्वल कॉमिक्स में भी द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड ही गॉर का वेपन थी, लेकिन कॉमिक्स में वो उसे दी थी सिम्बायोट्स के क्रिएटर नल ने। और ऑब्वियसली क्योंकि सिम्बायोट्स और वेनम एमसीयू में फिलहाल अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, यही रीजन है कि यहाँ पर नेक्रोसॉर्ड के सोर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब जब गॉर रापू को क्वेश्चन करता है कि उसने उनके प्लेनेट के लोगों की हेल्प क्यों नहीं की, तो रापू लोगों के सैक्रिफाइस का मजाक उड़ाता है और उसी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तभी गॉर को वही आवाज जो उसे पहले बुला रही थी वो फिर से सुनाई देती है और नेक्रोसॉर्ड आ जाती है गॉर के हाथ में, जिसे यूज करके वो रापू को मार देता है। अब नेक्रोसॉर्ड के कर्स की वजह से गॉर सुपर पावरफुल हो जाता है और वो प्लेज करता है यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मारने की। यहाँ पर वो कहता है ऑल गॉड्स विल डाई, जो कॉमिक्स में उसकी इसी तरह कही हुई लाइन के सिमिलर है। अब ये स्वॉर्ड ही गॉर को रिवील करता है कि उसे इटर्निटी को सीक करना है और मूवी में आगे चल के हमें पता चलेगा कि इटर्निटी के पास जो भी सबसे पहले पहुंचेगा वो उसे एक विश ग्रांट करेगा और ऑब्वियसली गॉर की विश है सभी गॉड्स की डेथ। मार्वल कॉमिक्स में इटर्निटी एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो हर यूनिवर्स में अपने सिस्टर और उसके काउंटर पार्ट इन्फिनिटी के साथ एग्जिस्ट करता है। कॉमिक्स में द लिविंग ट्रिब्यूनल के अलावा इटर्निटी सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है जो कि टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी और मैजिक को भी ऑल्टर कर सकता है। इटर्निटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था, तो उसे आप कार्ड से चेकआउट कर सकते हो। अब प्ले होता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो एक रॉकिंग बैकग्राउंड स्कोर के साथ, जहाँ पर हमें न्यू डिज्नी प्लस शोज के कुछ कैरेक्टर्स भी देखने मिलते हैं, जिनमें कमाला खान और मून नाइट है। और फिर कॉर्क दिखता है उन बच्चों को थॉर की लेजेंडरी कहानियां सुनाते हुए, जिसमें एक तरह से थॉर की एमसीयू जर्नी का रिकैप किया हुआ है। इस सीन में छोटे थॉर वाला रोल किया है क्रिस हेम्सवर्थ के 8 साल के बच्चे ट्रिस्टन ने। इस मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ के बच्चों के अलावा टाइका वाइटिटी, नेटली पोर्टमैन और क्रिश्चियन बेल के बच्चों ने भी बहुत सारे रोल्स किए हैं। और एज अ मेन कैरेक्टर गॉर की बेटी लव का रोल प्ले किया है क्रिस हेम्सवर्थ की 10 साल की बेटी इंडिया रोज हेम्सवर्थ ने। अब कॉर्क की कहानी में वो उन बच्चों को बताता है थॉर की लाइफ के उन लोगों के बारे में जिन्हें वो अब तक खो चुका है, जिनमें थॉर के पेरेंट्स ओडिन और फ्रिगा, उसके फ्रेंड्स वॉरियर 3, फेंड्रल, होगन और वोल्स्टैग, हेमडाल और उसके ब्रदर लोकी की 3 डेथ्स भी दिखाई गई हैं। इसी स्टोरी में जेन फॉस्टर के बारे में बताने से पहले कॉर्क मेंशन करता है थॉर की लाइफ के पास्ट अफेयर्स। इन्हीं सीन्स में जिस पायरेट शिप पे जो थॉर को किस करती है वो नेटली पोर्टमैन की स्टंट डबल जिया कैली है। और इसी के साथ जायंट वुल्फ पे बैठे हुए सीन में क्रिस हेम्सवर्थ की वाइफ एल्सा पटेकी है। अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के दौरान फैट हुआ थॉर अब गार्डियंस की टीम के साथ मिलकर लोगों को बचाने के साथ साथ खुद भी फिट होता है। यही वर्कआउट वाले सीन में थॉर ने जो हैट पहनी है उसके ऊपर लिखा है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, जो एक कॉलबैक है थॉर की उस लाइन का जो उसने थॉर रैग्नारॉक में कही थी। अब गार्डियंस की टीम के साथ थॉर और कॉर्ग अलग अलग प्लैनेट्स के सिविलाइजेशन की मदद करते हैं और इसी सब के बीच वो पहुंचते हैं एक ऐसे प्लैनेट पे जहाँ के सभी गॉड्स को किसी ने मार दिया है और उनके प्लैनेट पे अटैक कर रहे हैं बर्ड्स जैसे दिखने वाले कुछ इन्वेडर्स। इसी प्लैनेट पे थॉर कुछ देर का ब्रेक लेता है और अपना स्टॉर्म ब्रेकर भी छोड़ देता है, लेकिन जब इन्वेडर्स से फाइट करने के लिए स्टार लॉर्ड उसकी
हेल्प मांगता है तो वो फिर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेके जाता है फाइट करने। यहाँ जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन से उखाड़ता है तो उसकी जड़ें उग चुकी होती हैं। इसका रीजन है कि स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल ग्रूट के हाथ का बना हुआ है जो खुद एक ह्यूमनॉइड ट्री है, और थॉर बैटल में उनकी मदद करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर पे ऐसे बैठ के जाता है जैसे वो एक विच है जो झाड़ू की सवारी कर रहा है। इस फाइट में जो थॉर ने कॉस्ट्यूम पहनी है वो मैच करती है मार्वल कॉमिक्स की 1988 में पब्लिश हुई कॉमिक्स थंडर स्ट्राइक से। अब अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उस प्लेनेट के सभी इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ थॉर उस प्लेनेट के टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर भी उस प्लेनेट का किंग उन्हें गिफ्ट करता है 2 जायंट स्क्रीमिंग गोट्स। ये गोट्स है मार्वल कॉमिक्स की टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर। कॉमिक्स की ये मिस्टिकल गोट्स थॉर का चैरियट पुल करती थी और मूवी में भी आगे जाके वो इसी तरह का कुछ काम करते हुए दिखती हैं। अब इस प्लेनेट से हम वापस पहुंचते हैं अर्थ पे, जहां जेन फॉस्टर डायग्नोस हुई है स्टेज 4 कैंसर से और फिलहाल कीमोथेरेपी के थ्रू जा रही है। यही सेम स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक्स की 2014 की द माइटी थॉर सीरीज में भी हुई थी, जहां जेन फॉस्टर को कैंसर डिटेक्ट होने के बाद जब थॉर अनवर्दी हो गया था तो म्योनिर ने बुलाया जेन फॉस्टर को और वो बन गई द माइटी थॉर। ऑल्दो मूवी में थॉर अनवर्दी नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन की वजह से जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनती है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। हॉस्पिटल में जेन फॉस्टर अपने साथ बैठे इंसान से बात करती है जो उसी की लिखी हुई बुक पढ़ रहा है। इस बुक में जेन फॉस्टर ने एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज और उसके वर्क करने का प्रिंसिपल। 2011 की थॉर में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई जेन फॉस्टर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो स्टडी कर रही थी बाइफ्रॉस्ट ब्रिजेस के बारे में, जो रीजन था कि जब थॉर अर्थ पे आया तो वो भी वहीं पर मौजूद थी। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज वर्म होल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है बाइफ्रॉस्ट ब्रिज, जो अलाउ करता है किसी को भी 9 रेल्म्स के बीच ट्रेवल करने को। इसी प्रिंसिपल को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए जेन मेंशन करती है कुछ मूवीज जिनमें इवेंट होराइजन और इंटरस्टेलर है, और वर्म होल के थ्रू ट्रेवल करने के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए जेन अपनी बुक का एक पेज फाड़ के उसे फोल्ड करती है और ट्रेवलिंग पाथ दिखाने के लिए एक पेन से उसमें होल करती है। इसी सेम तरीके से वर्म होल ट्रेवल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था इवेंट होराइजन में डॉक्टर वियर ने और इंटरस्टेलर में डॉक्टर रोमेली ने। यहीं पर हॉस्पिटल में उससे मिलने आती है उसकी फ्रेंड डार्सी लुइस, जिसे लास्ट टाइम हमने देखा था थॉर द डार्क वर्ल्ड की इवेंट्स के दौरान, लेकिन रिसेंटली डिज्नी प्लस के शो वांडाविजन के थ्रू उसने फिर वापसी की है। डार्सी के अलावा जेन अपना कैंसर क्योर करने के टेस्ट के रिजल्ट शेयर करती है अपने मेंटर डॉक्टर एरिक सेल्विक के साथ एक वीडियो कॉल के थ्रू। अब अपनी कैंसर ट्रीटमेंट की रिसर्च में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलने के बाद जेन को सडनली आभास होता है और वो उठाती है वाइकिंग्स मिथ से रिलेटेड बुक, जिसमें वो पढ़ती है डिटेल्स म्योनिर के बारे में। और हम फिर देखते हैं न्यू एस्गार्ड को, जो अवेंजर्स एंड गेम के बाद काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। न्यू एस्गार्ड की किंग वेल्करी अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है, जिनमें बाकी नेशंस के साथ अच्छे रिलेशन के साथ साथ वो एक कमर्शियल ऐड करती दिखती है ओल्ड स्पाइस की। वेल्करी के असिस्टेंट के रूप में कोर्क का फ्रेंड मीक भी दिखता है, जिसे हमने लास्ट टाइम थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स में देखा था। न्यू एस्गार्ड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है जहां अपनी थिएटर परफॉर्मेंसेज होती है। इन्हीं थिएटर परफॉर्मेंसेज में हम थॉर रैग्नारॉक की तरह फिर से देखते हैं क्रिस हेम्सवर्थ के भाई ल्यूक हेम्सवर्थ को थॉर के रूप में, मैट डेमन को लोकी के रूप में, सैम नील को ओडिन के रूप में और मेलिसा मैकार्थी को हेला के रूप में। यहाँ ये सभी लोग परफॉर्म करते हैं वो सीन जहाँ थॉर रैग्नारॉक इवेंट्स के दौरान ओडिन के मरने के बाद हेला वापस आ गई थी। न्यू एस्गार्ड में अस्गार्डियंस की फ्लाइंग शिप्स के अलावा हमें पोर्ट पे दिखती है कुछ क्रूज शिप्स भी, जिनमें से एक है डिज्नी क्रूज लाइन की डिज्नी विश, जिसकी एड रिसेंटली अपने एंटमैन क्वांटममेनिया के रूमर्ड सीन के रूप में देखी होगी। न्यू एस्गार्ड में एक आइसक्रीम शॉप इन्फिनिटी कोन्स का इनॉग्रेशन करती है वेल्करी, जहाँ पर हमें इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स भी दिखते हैं। अस्गार्डियन टूरिंग गाइड के रूप में दिखता है डेरिल, जिसे थॉर रैग्नारॉक के बाद 3 कॉमेडी शॉर्ट सीरीज में टीम थॉर पार्ट 2 और टीम डेरिल में थॉर के रूममेट के रूप में दिखाया गया था। यहीं पर एक ग्लास चैम्बर में थॉर रैग्नारॉक के दौरान टूट गए म्योनिर के टुकड़े डिस्प्ले पे रखे होते हैं, और जब जेन वहां पहुंचती है इन्हीं म्योनिर के टुकड़ों के पास, तो जेन की प्रेजेंस में ये ग्लो होने लगते हैं और आसमान में थंडर भी होता है। अब मूवी में जेन के द माइटी थॉर में ट्रांसफॉर्म होने वाला सीन नहीं दिखाया गया है, लेकिन शूटिंग के लीक्ड फोटोज की वजह से हमें ये पता है कि ये सीन शूट जरूर हुआ था। यहाँ दूसरी तरफ गिफ्ट में मिली गोड्स को लेके थॉर गार्डियंस के साथ ट्रेवल करता हुआ दिखता है, जिन्हें सडनली मिलने लगते हैं बहुत सारे डिस्ट्रेस सिग्नल्स। इन्हीं सिग्नल्स में से एक इमेज मैच करती है मार्वल कॉमिक्स के उस इमेज से जहाँ गॉर ने इसी तरह गॉड्स को मार के हैंग किया होता है। इसके साथ ही इस सीन में जो थॉर ने टी शर्ट पहना है उसके ऊपर बना हुआ है यग्ड्रेसिल ट्री। नॉर्स माइथोलॉजी में ये वर्ल्ड ट्री के नाम से जाना जाता है, जो 9 रेल्म्स को एक साथ जोड़ता है।
इन्हीं डिस्ट्रेस सिग्नल्स के बीच में एक सिग्नल होता है लेडी सिफ का, जो एक मेजर बैटल के बीच में होती है और थॉर से मदद मांगती है उन्हें ये बता के कि कोई सभी गॉड्स को मार रहा है। थॉर रियलाइज करता है कि ये शायद कोई बड़ी थ्रेट है, जिस रीजन से वो गार्डियन से सेपरेट होकर खुद ही इसे हैंडल करना चाहता है। अब अलग होने से पहले पीटर क्विल थॉर से डिस्कस करता है और उसे बताता है कि वो जानता है जब किसी का प्यार छीन लिया जाता है तो वो कैसे फील करते हैं। ऑब्वियसली पीटर क्विल यहाँ बात कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड गमोरा की, जिसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की इवेंट्स के दौरान थैनोस ने सैक्रिफाइस कर दिया था सोल स्टोन के लिए। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके पास की एक गमोरा वापस आ चुकी है और इसी टाइमलाइन में किसी यूनिवर्स में छुपी बैठी है और मोस्ट प्रोबब्ली स्टार लॉर्ड उसी को ढूंढने के लिए इन अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रहा है। लेकिन उसकी आगे की स्टोरी हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में पता चलेगी, जो अगले साल रिलीज होने वाली है। अब जाते जाते थॉर स्टार लॉर्ड के साथ हैंडशेक करता है, जो एक ह्यूमन हैंडशेक से असगार्डियन हैंडशेक में टर्न हो जाती है और एंड में वो एक सांप की तरह उसके हाथ पे डसने की एक्टिंग करता है और कहता है इस स्नेक को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। थॉर रैग्नारोक में वैल्करी और ब्रूस बैनर को लोकी के बचपन की स्टोरी बताते हुए थॉर ने ऐसा ही कुछ बताया था जब लोकी स्नेक में टर्न हो गया था, तो ये चीज शायद उसी का रेफरेंस हो सकती है। अब गार्डियन से सेपरेट होके थॉर कोर्ग और गोड्स को लेके स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू बाइफ्रॉस्ट ओपन करके पहुंचता है सिफ की लोकेशन पे। यहाँ पर उन्हें दिखता है एक ह्यूज हाइना जैसा दिखने वाला क्रिएचर जो था इस प्लेनेट का गॉड फेलिगर द बेहेमोथ। ये सीन रेप्लिकेट करता है मार्वल कॉमिक्स के इसी सीन को जहाँ पर गॉर ने इसी गॉड फेलिगर को मारा था। यहीं पर थॉर को दिखती है लड़ाई में जख्मी हो चुकी सिफ, जिसका एक हाथ कट चुका है। थॉर की फ्रेंड के रूप में लेडी सिफ को हमने लास्ट टाइम देखा था थॉर द डार्क वर्ल्ड की इवेंट्स के दौरान, लेकिन लास्ट ईयर रिलीज हुए डिज्नी प्लस शो लोकी में लेडी सिफ का एक छोटा सा केमियो था लोकी की पनिशमेंट्स के रूप में। लेडी सिफ थॉर को बताती है गॉर के बारे में और कैसे वो एक एक करके गॉड्स को मारता जा रहा है। यहीं पे लेडी सिफ फर्स्ट टाइम मेंशन करती है गॉर का कॉमिक्स नेम गॉड बचर, जिसके बाद थॉर टेलीपोर्ट करके उन्हें ले जाता है न्यू असगार्ड। न्यू असगार्ड में गॉर ऑलरेडी पहुंच चुका होता है और अपनी ब्लैक बर्सर्कर्स की आर्मी के साथ असगार्डियंस पे अटैक कर रहा होता है। इसी फाइट में असगार्डियंस को लीड करती है वैल्करी, जो आती है अपने फ्लाइंग हॉर्स पेगासस पे। बैटल के बीचों बीच पहुंचते ही थॉर भी स्टॉर्म ब्रेकर से मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, लेकिन तभी वो डिस्ट्रैक्ट होता है जब वो देखता है म्योनिर को। यहाँ पर हमें फर्स्ट लुक मिलता है द माइटी थॉर का, जिसका कॉस्ट्यूम और हेड गियर बिल्कुल मैच करता है मार्वल कॉमिक्स से। अब हेड गियर की वजह से थॉर जेन को पहचान नहीं पाता और क्योंकि माइटी थॉर का कॉस्ट्यूम उसके कॉस्ट्यूम से मैच हो रहा होता है तो वो इंस्टेंटली अपना कॉस्ट्यूम अपग्रेड कर लेता है और हमें देखने मिलता है थॉर का बैटल आर्मर जो कॉमिक्स एक्यूरेट है, जिसमें गोल्डन सूट ऑफ आर्मर, एक ब्लू ओवरकोट, एक रेड केप और सिल्वर गॉन्टलेट्स हैं। यहाँ बैटल में टूटे हुए म्योनिर के पार्ट्स को जेन यूज करती है मल्टीपल एनिमीज को एक साथ अटैक करने के लिए, और जब फाइनली जेन अपना हेड गियर निकाल के थॉर को अपना फेस दिखाती है तो थॉर शॉक्ड रह जाता है और कॉर्ग फिर से कंटिन्यू करता है अपनी स्टोरी और हमें बताता है थॉर और जेन के बारे में। अब एक फ्लैशबैक सीन के थ्रू हमें पता चलती है थॉर और जेन की वो रिलेशनशिप स्टोरी जब वो थॉर डार्क वर्ल्ड के बाद कपल बन गए थे, लेकिन फिर थॉर की सुपर हीरो जर्नी और जेन की साइंटिफिक स्टडीज की वजह से दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए और यही रीजन बन गया थॉर और जेन के ब्रेकअप का, जिसके बारे में थॉर ने थॉर रैग्नारोक की इवेंट्स के दौरान लोकी को भी बताया था। इसी फ्लैशबैक सीन में थॉर को कॉल आता है निक फ्यूरी का, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका नाम निक फ्यूरी नहीं निक फरी लिखा हुआ है। ये रेफरेंस है उसी शॉर्ट सीरीज टीम थॉर का जिसमें थॉर यही क्वेश्चन पूछते हुए दिखता है। साल 2011 में लोकी की डेथ के बाद अवेंजर्स की इवेंट के दौरान थॉर की कॉस्ट्यूम में हमें लोकी के हेलमेट कार्व दिखते हैं उसके रिस्ट बैंड पे, यानी कि लोकी की पिछली डेथ्स के बाद थॉर ने कुछ न कुछ जरूर किया उसकी याद में, और इस मूवी की इवेंट्स में भी हमें वैसा ही कुछ देखने मिलता है। इसी सीन में एक ड्रंक थॉर जेन को लेके अपनी फीलिंग्स म्योनिर के साथ डिस्कस करता है और वो म्योनिर से प्रॉमिस लेता है कि वो हमेशा जेन को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा कहने के बाद म्योनिर का सिंबल ग्लो होने लगता है, यानी कि थॉर की ये कही हुई बात एक एन्चेंटमेंट की तरह म्योनिर में स्टोर हो जाती है। यही रीजन है कि जब जेन कैंसर से मरने वाली होती है तो म्योनिर उसे अपने पास बुलाता है और अपनी पावर्स के थ्रू उसे सुपर स्ट्रॉन्ग बना देता है द माइटी थॉर के रूप में। अब फ्लैशबैक सीन से हम वापस पहुंचते हैं फाइट में, जहां गॉर खुद अटैक करता है थॉर पे। अब थॉर के साथ फाइट करते हुए गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को देख के कुछ रियलाइज करता है और फिलहाल के लिए ये फाइट छोड़ के जाता है और अपने साथ ले जाता है असगार्ड के सभी बच्चों को किडनैप करके। जब गॉर के शैडो बर्सर्कर्स एक एक करके बच्चों को किडनैप कर रहे होते हैं तो एक रूम से वो किडनैप करते हैं हेमडाल के बेटे एस्ट्रिड को,
इस रूम की वॉल पे हमें पोस्टर दिखता है मैड टाइटन का, जो कि थैनोस का रेफरेंस है। साथ ही एस्ट्रिड ने अपना नाम शॉर्ट करके कर दिया है एक्सेल। थॉर लव एंड थंडर के मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड सॉन्ग्स एक रॉक बैंड गन्स एंड रोजेस के थे, जिसका लीड मेंबर का नाम है एक्सेल रोज। साथ ही एक्सेल के रूम में इस बैंड गन्स एंड रोजेस का पोस्टर भी है। इस फाइट के खत्म होने के बाद जेन और थॉर को कुछ टाइम मिलता है आपस में बात करने का, और थॉर जेन को बताता है वो एग्जैक्ट टाइम 8 years 7 months और 6 days जो गुजर चुका है जब वो लास्ट टाइम मिले थे तब से। लास्ट टाइम थॉर जेन के बारे में बात करता दिखा था टोनी स्टार्क की पार्टी में अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की इवेंट्स के दौरान। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन रिलीज हुई थी साल 2015 में, और अगर हम थॉर के बताए टाइम को कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है थॉर लव एंड थंडर की इवेंट्स होती है साल 2023 में। पूरी अर्थ पे ढूंढने के बाद जब थॉर और जेन को बच्चे कहीं नहीं मिलते, तब वो साथ में मिलकर प्लान करने लगते हैं उन्हें वापस लाने के तरीके। लेकिन तभी एक प्रोजेक्टेड इमेज के थ्रू एक्सेल उनसे कांटेक्ट करता है। ऐसी ही सिमिलर चीज हमने थॉर रैग्नारॉक में देखी थी, जहां हेमिडाल इसी तरह से थॉर से कांटेक्ट करता है, और फिर थॉर उसकी आंखों के थ्रू असगार्ड पहुंच के वहां की कंडीशन देख पाता है। हेमिडाल का बेटा होने की वजह से एक्सेल के पास भी वही पावर्स हैं, और एक्सेल को गाइड करके थॉर उनके बीच पहुंच जाता है और सभी बच्चों से बात करके उन्हें मोटिवेट करता है। और साथ ही थॉर को ये पता चल जाता है कि गॉर ने सभी बच्चों को किडनैप करके रखा है शैडो रेल्म में। मार्वल कॉमिक्स में शैडो रेल्म सिर्फ मेंशन्ड है, लेकिन कभी इसके बारे में डिटेल में बताया नहीं गया। अब ये सभी लोग जानते हैं कि गॉर सभी गॉड्स को मारने के पीछे पड़ा है, इसलिए थॉर प्लान करता है और गॉड्स को अपनी टीम का पार्ट बनाने का, जिसके लिए वो सभी जाते हैं ओमनीपोटेंट सिटी। ओमनीपोटेंट सिटी पे ट्रैवल करके पहुंचने के लिए वो डिस्कस करते हैं अलग अलग तरीके, जहां सबसे पहले मेंशन किया जाता है वैल्करी के हॉर्स पेगासस को। यही हमें पता चलता है कि पेगासस भी पोर्टल जंप करके ट्रैवल कर सकता है, और पेगासस का यूज करती है जेन फॉस्टर मूवी के क्लाइमैक्स में। लेकिन एज अ सॉल्यूशन जेन फॉस्टर सजेस्ट करती है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर के बाइफ्रॉस्ट जनरेट करने की एबिलिटी को यूज कर सकते हैं एक शिप के साथ, और फिर दोनों गोड्स टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर को इस मॉडर्न चैरियट को पुल करने के लिए यूज किया जाता है। इसी शिप पे हमें लिखा हुआ दिखता है एक नाम एगर। मार्वल कॉमिक्स में एगर को माना जाता है असगार्डियन गॉड ऑफ द सीज। साथ ही हमें दिखता है एक पर्पल नियॉन साइन जिसपे लिखा है कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स। ये रेफरेंस है 1988 की टॉम क्रूज की मूवी कॉकटेल का। अब थॉर, वैल्करी, कॉर्ग और जेन फॉस्टर ट्रेवल करते हैं ओमनीपोटेंट सिटी की तरफ सभी गॉड से मिलने के लिए। मार्वल कॉमिक्स में ओमनीपोटेंट सिटी एग्जिस्ट करती है जो कि बिलियंस ऑफ इयर्स से है, जो सर्व करती है एक साइड पार्लियामेंट ऑफ पैंथियंस के लिए, यानी कि सभी गॉड्स यहाँ इकट्ठे होकर डिस्कशन करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। अब बिना इन्विटेशन के यहाँ पहुंचने की वजह से ये सभी डिस्गाइज में रहने के लिए रोब्स पहन लेते हैं। यहाँ थॉर क्लेम करता है कि वो डिस्गाइज क्रिएट करने में बहुत अच्छा है। ये फिर से एक कॉलबैक है थॉर रैग्नारॉक का, जहाँ पर ब्रूस बैनर और खुद को छुपाने के लिए थॉर ने इसी तरह का कुछ डिस्गाइज किया था। अब वो इस टेंपल में जाके बैठते हैं सभी गॉड्स के बीच। यहाँ पर हमें कई अलग अलग तरह के गॉड्स दिखते हैं, जिनमें क्रोनन गॉड बैठा होता है एक थ्रोन ऑफ सीजर्स पे, जो कि कॉलबैक है थॉर रैग्नारॉक में कॉर्ग के रॉक पेपर सीजर वाले जोक का। You don't need to be afraid unless you're made of scissors. Just a little rock paper scissor joke for you. गॉडेस ऑफ वकांडा के रूप में बास्ट दिखती है, जिसके बारे में हमने ब्लैक पैंथर में सुना था। एक बाओ गॉड के रूप में गॉड ऑफ डम्पलिंग्स दिखता है। एक ड्रैगन गॉड जो रेफरेंस हो सकता है शांगची मूवी में दिखे द ग्रेट प्रोटेक्टेड ड्रैगन की स्पीशीज के गॉड्स का। और इसके अलावा कई और स्पेशलिटी के गॉड्स जिनमें मैजिक, ड्रीम और कारपेंट्री के गॉड्स भी दिखते हैं। यहीं पर एक फर गॉड के रूप में केमियो किया है हॉबिट मूवी में बॉम्बर प्ले करने वाले स्टीफन हंटर ने। अब सभी मिलके देखते हैं जूस को अपनी ग्रैंड एंट्री करते हुए, और कुछ सेकंड्स में ही हमें पता चल जाता है कि जूस अड़ियल दिमाग का सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला गॉड है। जब जूस के एंट्रेंस के बीच ही थॉर उसे गॉर के बारे में बात करके अलर्ट करने लगता है, तो गुस्से में आकर वो थॉर को ही कैप्चर कर लेता है, और थॉर का डिस्गाइज निकालने की जगह वो उसे पूरी तरह से डिसरोब कर देता है। यहाँ पर हमें थॉर की बैक पे दिखता है टैटू लोकी के हेलमेट, जिसके बीच में लिखा हुआ है रिप लोकी, जो थॉर ने बनवाया है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की इवेंट्स के बाद लोकी की याद में। ऑल्दो इस टाइमलाइन का लोकी तो मर चुका है, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन अभी भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, जिसे हमने देखा डिज्नी प्लस के शो लोकी में। लोकी सीरीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके। इसी टैटू के नीचे रेस्ट इन मिस्चिफ भी लिखा हुआ है, जो ऑफ कोर्स गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी के लिए। इसके अलावा एक स्क्रोल वाले टैटू पे मदर, फादर, हेमडाल, लोकी, टोनी और नताशा भी लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ ब्रदर्स रिप्रेजेंट करता है द वॉरियर्स 3 को, यानी कि अब तक जिन लव्ड वंस को थॉर ने खोया है उन सब के नाम उसकी पीठ पे टैटू के रूप में है। जब जूस थॉर की मदद के लिए
मना कर देता है तो वो उससे उसका वेपन थंडरबोल्ट मांगता है। अब माइथोलॉजी में ओलंपियंस के वेपन्स क्रिएट होते हैं एडमेंटाइन, एक मेटल ऑफ गॉड से, और जूस का थंडरबोल्ट वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। अब जूस मेंशन करता है कि गॉर कभी भी इटर्निटी तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसपे जेन के पूछने पे वैल्करी बताती है इटर्निटी एक कॉस्मिक बीइंग के बारे में जो एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स के सेंटर में, और उस तक सबसे पहले जो पहुंचेगा वो उसे ग्रांट करेगी एक विश, यानी कि गॉर की विश होगी सभी गॉड्स को एक साथ खत्म करने की। और क्योंकि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड है, इसी बात से डर के जूस उससे फाइट करने नहीं जाना चाहता। अब जूस के वेपन थंडरबोल्ट को पाने के लिए थॉर और उसके फ्रेंड्स लड़ते हैं जूस के गार्ड से। इसी फाइट में जूस अपना थंडरबोल्ट यूज करके कॉर्क को हिट करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी शैटर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है और उसका फेस बच जाता है। लेकिन अपनी फ्रेंड की ये हालत देख के गुस्से में आया थॉर जूस के लाइटनिंग बोल्ट को उसके चेस्ट में मार देता है। कॉर्क एक स्पेशल सीटी बजाता है जिससे गोट्स उनकी शिप वहां ले आती है, और जूस का थंडरबोल्ट लेके वो शिप में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। इस सीन में हमें दिखते हैं दो सेलेस्टियल जिनके बारे में हमने इटर्नल्स मूवी में सुना था, जिनमें से एक है ईसॉन द सर्चर और दूसरा है जीरन द टेस्टर। अब इन गॉड्स की हेल्प ना मिलने की वजह से वो खुद ही प्लान करते हैं शैडो रेल्म जाके बच्चों को छुड़ाने का। इसी बीच थॉर रियलाइज करता है कि स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की जेन और म्योनिर के साथ नजदीकी देख के जेलस हो रहा है, और थॉर उसे दिलासा देता है कि वो दोनों ही एक पेयर है। और फिर जेन से बात करते वक्त यहाँ जाके थॉर को पता चलता है उसके कैंसर के बारे में, लेकिन दोनों ही अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और किस भी करते हैं। अब जैसे ही इनकी शिप शैडो रेल्म के पास पहुंचती है तो इनकी रंग बिरंगी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट कलर में चेंज हो जाती है। शैडो रेल्म में पहुंच के वो रियलाइज करते हैं कि बच्चे यहाँ पर नहीं है, और जब जेन गॉर के लिखे हुए एक चार्ट पे उसका प्लान पढ़ती है तो वो रियलाइज करती है कि गॉर स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स यूज करना चाहता है इटर्निटी तक पहुंचने के लिए, इसलिए जेन स्टॉर्म ब्रेकर को उठा के स्पेस में फेंक देती है। अब सडनली गॉर उन पे अटैक करता है और जेन और वैल्करी को टॉर्चर करके थॉर को मजबूर करता है उन्हें वापस बुलाने के लिए। यहाँ पर ये तीनों मिलके गॉर और उसके शैडो मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच गॉर वैल्करी को थंडरबोल्ट से स्टैब करता है। अब वैल्करी को बचाने के लिए थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स से बाइफ्रॉस्ट ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्ट होके जा रहे होते हैं गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ के अपने पास खींच लेता है। बाइफ्रॉस्ट से ये सभी पहुंचते हैं वापस न्यू असगार्ड पे, जहाँ जेन और वैल्करी दोनों को ही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जेन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ थॉर रियलाइज करता है कि म्योनिर की पावर्स यूज करने की वजह से वो जल्दी मरती जा रही है। अब जेन थॉर की मदद करने के लिए म्योनिर की पावर्स फिर से यूज करना चाहती है, लेकिन थॉर उसे मना करता है और उसे समझाता है कि अगर उसने फिर म्योनिर को उठाया तो वो उसके लिए आखिरी बार होगा। अब वैल्करी के भी इंजर्ड होने की वजह से गॉर के साथ फाइट करने थॉर अकेले ही जाता है, और ट्रेवल करने के लिए वो यूज करता है जूस के थंडरबोल्ट की पावर्स। यहाँ दूसरी तरफ गॉर पहुंच चुका होता है सभी बच्चों के साथ एटर्निटी के टेंपल पे, जहाँ वो यूज करता है स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स उसका डोर ओपन करने के लिए। तभी थॉर भी यहीं पहुंच जाता है और गॉर के साथ साथ उसके शैडो मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए सभी बच्चों को ग्रांट करता है असगार्डियन पावर, और सिर्फ इसी मोमेंट के लिए उन्हें बना देता है थॉर। ये सीन बिल्कुल मैच करता है ओडिन के एन्चेंटमेंट वाले सीन से, जब उसने फर्स्ट टाइम म्योनिर पे एन्चेंटमेंट लगाया था। अब इन सभी बच्चों की आर्मी के साथ थॉर फाइट करता है शैडो बर्सकर्स और गॉर से, जहाँ पर बच्चे अलग अलग तरह के वेपन्स यूज करते हुए दिखते हैं, जिनमें से एक छोटी लड़की बनी रैबिट का प्लशी टॉय यूज करती है अटैक करने के लिए। ये एक रेफरेंस हो सकता है टाइका वाइटिटी के डायरेक्टेड मूवी जोजो रैबिट की तरफ। अब थंडरबोल्ट के साथ थॉर गॉर से फाइट करता है, लेकिन नेक्रोसॉर्ड की मदद से गॉर उसे ओवरपावर करता है। यहाँ पर ये सीन मैच करता है अवेंजर्स एंड गेम के उस सीन से जिसमें थैनोस थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थॉर की जान खतरे में देखकर अर्थ पे म्योनिर इशारा करता है जेन फॉस्टर को, और वो यूज करती है वैल्करी का फ्लाइंग हॉर्स और पेगासस की पोर्टल ओपन कर पाने वाली पावर्स यूज करके पहुंच जाती है यहीं पर। अब द माइटी थॉर कॉमिक्स के एंड में जेन फॉस्टर मरने के बाद एक वैल्करी के रूप में पैदा हुई थी, और यहाँ पर उसी चीज का एक रेफरेंस दिया गया है। अब जेन फाइट करती है म्योनिर का यूज करके गॉर के साथ, और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को फ्री करता है और उसे दे देता है एक्सेल को, जिससे बाइफ्रॉस्ट ओपन करके सभी बच्चे वहां से निकल जाते हैं। अब जेन और गॉर की फाइट में जेन फर्स्ट टाइम अपने कैरेक्टर का नाम बोलती है जो कॉमिक्स से मैच करता है, द माइटी थॉर। साथ ही जिस तरह का थंडर अटैक वो गॉर पे करती है, वैसा ही कुछ कैप्टन अमेरिका ने अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के ऊपर भी किया था। अब दोनों अपनी कंबाइंड फोर्सेस यूज करके गॉर के नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देते हैं, लेकिन नेक्रोसॉर्ड भी एक मिस्टिकल वेपन होने की वजह से वापस जुड़ने लगता है। अपने म्योनिर के पार्ट्स को यूज करके जेन नेक्रोसॉर्ड के कुछ पार्ट्स को ट्रैप कर लेती है और फिर एक थंडरिंग स्ट्राइक के साथ नेक्रोसॉर्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। इस सीन में जब टेंपल में बिजली चमकती है तो हमें इस टेंपल के स्टैचूज क्लियरली दिखते हैं। इनमें मार्वल कॉमिक्स में दिखा द लिविंग ट्रिब्यूनल, उआटू द वॉचर, लेडी डेथ, इयॉन और इन्फिनिटी दिखते हैं।
सबसे पावरफुल द लिविंग ट्रिब्यूनल को हमने लाइव एक्शन में 2 बार देखा है, लोकी सीरीज में एक स्टैचू के रूप में और रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। इसके अलावा उआटू द वॉचर डिज्नी प्लस के शो व्हाट इफ में दिखा था। बाकी के सभी कैरेक्टर्स जिनमें लेडी डेथ थैनोस की लव इंटरेस्ट थी कॉमिक्स से, इयॉन इटर्निटी का बेटा है जो मैनेज करता है टाइम को, और फाइनली ये इन्फिनिटी जो इटर्निटी का सेकंड हाफ यानी कि उसकी सिस्टर है। अब इस फाइनल ब्लो के बाद जेन वीक होके गिर जाती है जिससे थॉर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन इटर्निटी का गेट ओपन देख के गॉर वहां पहले घुस जाता है। अब इटर्निटी के सामने पहुंच के थॉर ये रियलाइज करता है कि शायद ये जेन के लास्ट मोमेंट्स हैं, इसलिए वो गॉर से फाइट करने की जगह अपने लव को चूज करता है। साथ ही वो गॉर को भी सजेस्ट करता है कि गॉड्स की डेथ की जगह वो अपनी बेटी को फिर से जिंदा कर सकता है। अब नेक्रोसॉर्ड के कर्स की वजह से मरता हुआ गॉर इटर्निटी से मांगता है अपनी बेटी वापस, और इटर्निटी के मैजिक के थ्रू उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाती है। यहाँ जेन अपनी आखिरी सांसें लेती है और वो भी एक गॉड की तरह स्टारडस्ट बन जाती है। सेम वही चीज जो हमने ओडिन के मरने के बाद देखी थी। अब गॉर भी मरने से पहले थॉर को कहता है उसकी बेटी का ध्यान रखने को। अब फिर से शुरू होता है कर्क का वॉइस ओवर, जहाँ वो मेंशन करता है कि जेन के सैक्रिफाइस की वजह से वो एक हीरो बन गई, जिस वजह से माइटी थॉर का स्टैचू दिखता है न्यू असगार्ड में। इसके अलावा वैल्करी और लेडी सिर्फ न्यू असगार्ड के बच्चों को ट्रेन करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। साथ ही कर्क की बॉडी भी वापस आ चुकी होती है और उसे मिल जाता है एक मेल पार्टनर उसी की स्पीशीज का। कर्क के पार्टनर का नाम है ड्वेन, जो कि एक स्पूफ है ड्वेन द रॉक जॉनसन के नाम का। फाइनली हमें दिखता है थॉर जो गॉर की बेटी को बड़ा कर रहा है और उसे लव नाम से बुलाता है। यहाँ पर वो लव के लिए बनाता है पैनकेक्स, जो जेन और थॉर के फ्लैशबैक वाले सीन में भी वो जेन के लिए कर रहा था। पैनकेक्स पसंद न आने पे लव उस पे आंखों से लेजर शूट करती है, जो हमें ये दिखाता है कि लव के पास कुछ पावर्स आ गई है इटर्निटी के थ्रू। और फिर थॉर उससे म्योनीर के बारे में भी पूछता है, जिसपे उसने कलरफुल फेस बनाया। ये म्योनीर याद दिलाता है व्हाट इफ सीरीज में दिखे पार्टी थॉर के म्योनीर की, लेकिन इम्पोर्टेंटली थॉर का म्योनीर लव ने यहाँ पर रखा था, जो हमें इस बात की हिंट देता है कि लव भी म्योनीर उठाने के लिए वर्दी है। अब वो दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं और फाइट के लिए रेडी होते हैं, जहाँ थॉर उसे पकड़ाता है अपना वेपन स्टॉर्म ब्रेकर और खुद म्योनीर के साथ अटैक करता है। और कर्क का वॉइस ओवर मूवी एंड करता है ये कह के कि ये दोनों ही कहलाते हैं लव और थंडर। अब मूवी में 2 क्रेडिट सीन्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है, तो उसके लिए आप एंड स्क्रीन से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आप अब तक टिके हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ब्रेकडाउन वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।